गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम वर्त और वर्त से संबंधित सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखो कि वर्त है ये क्या होता है। वर्त क्या होता है? एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी समान हो, उसे क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। देखो इस प्रकार से ये क्या है? निश्चित या नियत बिंदु है। मान के चलो कि यहाँ पर कोई बिंदु था और उस बिंदु का ये क्या है? बिंदु पथ है। ठीक है, तो ये जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ की ये जो निश्चित या नियत बिंदु है, इसकी क्या है? देखो इससे क्या हो? दूरी समान हो हर जगह, तो वो क्या होगा? एक वर्त होगा। तो वर्त की परिभाषा क्या है? एक बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित या नियत बिंदु से दूरी क्या हो? समान हो, उसे कहते हैं वर्त। और देखो ये जो निश्चित या नियत बिंदु होता है इसे कहते हैं वर्त का केंद्र। क्या होता है? ये वर्त का केंद्र। और ये जो इस बिंदु का ये जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को कहते हैं वर्त की परिधि। क्या होती है? ये वर्त की परिधि। अब देखो कि ये जो वर्त का केंद्र है, इस केंद्र की इस परिधि तक की जो दूरी होती है, देखो वर्त के केंद्र की परिधि तक की जो दूरी होती है इसे कहते हैं वर्त की त्रिज्या। तो देखो ये तो क्या है? वर्त का केंद्र है और ये क्या है? वर्त की त्रिज्या, जिसको किससे लिखते हैं? आर से। और ये जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को कहते हैं वर्त की परिधि। वर्त की परिधि। फिर देखो कि वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो वर्त पर स्थित दो बिंदु, यानी ये जो वर्त की परिधि है इस पर हम दो बिंदु लें। जैसे यहां पर कोई बिंदु ले लिया ए और ये हमने कोई बिंदु ले लिया यहां पर बी। तो ए से बी की वर्त की परिधि पर ए से बी की बीच की दूरी है। देखो ए से हम चलना शुरू करें और बी तक, ये जो दूरी है इसे कहते हैं चाप। इसे क्या कहते हैं? चाप। ये होता है वर्त का चाप। यदि हम वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दें, यानी एक सीधा रेखा से मिला दें, इस प्रकार से ए और बी को एक सरल रेखा से मिला दें, तो ये ए बी को क्या कहेंगे? वर्त की जीवा। जब हम वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीवा। और ध्यान रखना कि जब हम जीवा बनाएं और ये वर्त के केंद्र से गुजरे, कि कोई भी जीवा है वर्त की, वो वर्त के केंद्र से गुजरे, तो उसे कहते हैं उसका व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ध्यान रखना कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा है, उसका नाम होता है व्यास। और व्यास है ये वर्त के केंद्र से गुजरता है। हमेशा ध्यान रखना है कि व्यास है ये वर्त के केंद्र से गुजरता है। और देखो कि ये देखो वर्त का केंद्र है और यहां से हम यहां पर दूरी देखें तो ये क्या होगी? त्रिज्या। यहां पर भी ये क्या है? वर्त का केंद्र है और ये क्या है? वर्त की परिधि है। तो केंद्र से परिधि दूरी ये भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो देखो हम व्यास को पूरा लिखें तो देखो एक त्रिज्या तो ये और ये त्रिज्या, तो दो त्रिज्या हो गई। व्यास है ये त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि वर्त का जो व्यास होता है ये वर्त की त्रिज्या का क्या होता है? दो गुना। तो व्यास बराबर होता है दो गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है? दो गुना त्रिज्या। व्यास है ये त्रिज्या का दो गुना होता है। फिर हम बात करें व्यास के बाद में वर्त की परिधि की। तो देखो जब हम वर्त की परिधि है ये क्या होती है? एक लंबाई होती है। ठीक है, क्या होती है? ये एक लंबाई है। यदि हम इस वर्त की परिधि में इस व्यास का भाग दें, वर्त के व्यास का भाग दें, तो ये हमारे पास एक मान आता है कुछ इस प्रकार से 3.1416। इस प्रकार से कोई एक अप्रिमेय संख्या आती है जिसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई है ये क्या होती है? एक अप्रिमेय संख्या होती है जिसका मान 3.1416 इस प्रकार से आगे आता जाएगा। तो देखो जब हम पाई का मान ज्ञात करें तो पाई बराबर क्या होता है? वर्त की परिधि, वर्त की परिधि और बट्टे में क्या होता है? व्यास, वर्त का व्यास। जब हम वर्त की परिधि में वर्त के व्यास का भाग दें तो हमारे पास किसका मान आएगा? पाई का मान आएगा। पाई एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से जब हम वर्त की परिधि ज्ञात करें
वर्त की परिधि ज्ञात करें, वर्त की परिधि बराबर, तो वर्त की परिधि बराबर क्या आएगा हमारे पास, ये व्यास है, परिधि बराबर हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये व्यास है, ये पाई के क्या है गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई गुणा व्यास। क्या हो जाएगा, पाई गुणा व्यास। तो पाई गुणा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा आर, 2 गुणा आर, क्योंकि त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं आर से, तो ये हो गया पाई, और व्यास क्या होता है 2 गुणा आर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 पाई आर यानी 2 पाई आर। तो वर्त की परिधि होती है, ये क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो ध्यान रखना है कि वर्त का व्यास होता है, ये तो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना आर होता है, और वर्त की जो परिधि होती है ये क्या होती है 2 पाई आर। फिर हम बात करें वर्त के क्षेत्रफल का, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल में सीधा लिख रहा हूं, देखो आपको सीधा याद रखना है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा आर गुणा वर्त की परिधि, गुणा वर्त की परिधि, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा आर गुणा वर्त की परिधि, कैसे क्यों लिख सकते हैं, तो देखो इसके बराबर हम ज्ञात करें तो 1/2 है ये, और ये गुणा में क्या है आर है, और वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, और आर को आर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हम वर्त का जो क्षेत्रफल है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणा आर गुणा वर्त की परिधि, इस प्रकार से हम वर्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब हम अर्धवर्त का परिमाप और क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे। तो देखो अर्धवर्त का मतलब होता है आधा वर्त, इस प्रकार से, यानी कि जो वर्त का व्यास होता है वो वर्त को समान 2 भागों में बांटता है। जैसे ये कोई वर्त है और व्यास है वो क्या होता है वर्त के केंद्र से गुजरता है, इस प्रकार से। तो वर्त का जो व्यास होता है वो वर्त को समान 2 भागों में बांटता है, और उसको क्या बोलते हैं, उन समान 2 भागों को अर्धवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्धवर्त, आधा वर्त। तो ये क्या है उस वर्त का ये व्यास है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, तो वर्त के केंद्र से यहां तक की दूरी है, ये क्या होती है त्रिज्या होती है, और ये वर्त के केंद्र से यहां ये भी क्या है वर्त की परिधि है, तो ये क्या होगी त्रिज्या होगी। तो अब हम बात करें अर्धवर्त के परिमाप की, तो अर्धवर्त का जो परिमाप है वो क्या होगा, देखो परिमाप या परिधि एक ही बात है, तो अर्धवर्त की परिधि या परिमाप, तो वर्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। ध्यान रखना है कि वर्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। हम ज्ञात कर रहे हैं अर्धवर्त की, तो अर्धवर्त का मतलब होता है आधा वर्त, तो हम क्या करेंगे इस 2 पाई आर में कितने का भाग लगा देंगे 2 का भाग लगा देंगे, तो ये क्या हो गया आधा वर्त। आधा वर्त में क्या करेंगे हम 2 का भाग लगा देंगे। फिर क्या करना है, देखो ये तो यहां से यहां तक का मान हुआ है ये, ठीक है ना, यहां से यहां तक का क्या 2 पाई आर बटे 2। फिर हमें और क्या करना है, देखो परिमाप में हम ये भी जोड़ेंगे साथ में ये पूरा व्यास, और व्यास क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या, देखो आर और ये आर, कितने आर हो गए 2 आर हो गए। हम ये नहीं रखेंगे, देखो इस प्रकार से हम करते, ये तो हो गया 2 पाई आर बटे 2, लेकिन वर्त में क्या होता है ये आधा वर्त बनाएंगे तो इतना ही रहेगा, तो ये क्या होता है वर्त का चाप होता है, ये क्या है अर्धवर्त नहीं हुआ। अर्धवर्त कब होगा जब हम इसको यहां से इस प्रकार से मिलाएंगे, तब क्या होगा ये अर्धवर्त होगा। और ये क्या है अर्धवर्त का व्यास है, तो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, यानी आर प्लस आर, तो 2 आर और इसमें जोड़ देंगे। तो अर्धवर्त का जो परिमाप है वो कितना आएगा हमारे पास, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया पाई आर प्लस 2 आर, ये होगा अर्धवर्त का परिमाप या परिधि। तो ध्यान रखना है कि अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो क्या करेंगे वर्त की परिधि में 2 का भाग लगाएंगे, प्लस में ये जो पार्ट है ये और इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। फिर हम बात करते हैं अर्धवर्त के क्षेत्रफल की। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, जब हम वर्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग लगा देंगे तो वो किसका क्षेत्रफल आएगा
अर्धवर्त का क्षेत्रफल हमारे पास से आ जाएगा। तो क्या करना है, देखो कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है वर्त का क्षेत्रफल। और इस वर्त के क्षेत्रफल में जब हम 2 का भाग लगा देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो हमें अर्धवर्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, वर्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। अब हम वर्त का चतुर्थांश है उसका परिमाप और क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करना है, देखो कि ये वर्त का चतुर्थांश क्या होता है कि वर्त में हम जब 2 लंबवत व्यास बनाते हैं, कैसे, देखो इस प्रकार से, ये क्या है, 2 लंबवत व्यास है। तो ये जो 2 लंबवत व्यास बनाते हैं हम वर्त में, 2 लंबवत जो व्यास होते हैं वो वर्त को समान 4 भागों में बांटते हैं, वर्त को समान 4 भागों में बांटते हैं। तो उन 4 भागों को क्या बोलते हैं, वर्त का चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, जैसे ये जो भाग है ये क्या है, वर्त का चतुर्थांश है। और यहां पर ये जो कोण है, देखो ये जो कोण बनेंगे ये कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो ये है 90 डिग्री का कोण, इसको क्या बोलते हैं, वर्त का चतुर्थांश। अब हम वर्त के चतुर्थांश का क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो देखो वर्त के चतुर्थांश का परिमाप, इसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, ये इसका केंद्र है, ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो चतुर्थ हम क्या कर रहे हैं, वर्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कर रहे हैं। ये जो वर्त का चतुर्थांश है ये वर्त का चौथा हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, ये चौथा। तो हम क्या करेंगे, 1/4 हिस्सा होता है वर्त का। तो वर्त के परिमाप में हम कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। तो वर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ये क्या होता है, वर्त का परिमाप होता है। इसमें हम भाग कितने का लगाएंगे, 4 का। तो हमारे पास देखो यहां से इस प्रकार से ये जो भाग है ये आ जाएगा इतने में, कब, जब हम 2 पाई आर में 4 का भाग लगाएंगे। प्लस में देखो हमें ये आर और एक यहाँ पर क्या है, आर है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। कितने आर हो गए, 2 आर हो गए। एक तो ये आर हो गया और एक ये, तो 2 आर और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये किसका आ जाएगा परिमाप, अर्धवर्त के चतुर्थांश का परिमाप आ जाएगा। हम क्या करेंगे, वर्त की परिधि में 4 का भाग लगाएंगे, प्लस में ये दोनों आर इसमें जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, देखो आगे जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर बटे 2 प्लस 2 आर, क्योंकि 2 को 4 में 2 का भाग लगाएंगे क्या होगा, पाई आर बटे 2 और प्लस में क्या होगा, 2 आर। तो ये क्या है, अर्धवर्त का परिमाप है। क्या है ये, अर्धवर्त का परिमाप। जब हम अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल है वो क्या होगा कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि हम वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा देंगे तो वो किसका आ जाएगा क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसमें 4 का भाग लगा दें पाई आर स्क्वायर में, यानी वर्त के क्षेत्रफल में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो वो किसका क्षेत्रफल आएगा, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा। तो ये होता है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की, कि त्रिज्यखंड है ये क्या होता है। तो देखो ये क्या है, कोई वर्त है इस प्रकार से, क्या है ये वर्त है। और जब हम इस वर्त को, ये क्या है, वर्त का केंद्र है, और ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, और ये भी क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो वर्त की 2 त्रिज्याओं के मध्य का जो भाग होता है पूरा, ये क्या होता है, वर्त का त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है, वर्त का त्रिज्यखंड। तो देखो इसका नाम रख देते हैं, जैसे ये O है, ये A है, ये क्या है, B है। तो ये जो पूरा भाग है ये क्या है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। और इनके बीच में ये जो कोण बनता है इसको नाम दे दिया हमने थीटा। ये क्या है, थीटा, यानी यहां पर क्या है, कोई कोण बनेगा। तो इस प्रकार से देखो कि ये क्या है, OA और OB तो है इसमें त्रिज्याएं, और इसके बीच का ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये क्या है, वो छोटा त्रिज्यखंड है, इसलिए AOB ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और ये जो पूरा भाग है यहाँ पर ये बाहर का, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो देखो, हम बात करें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये होता है लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है कि लघु तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब हम बात करें दीर्घ तिर्यकखंड की, तो दीर्घ तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो देखो, दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, जब हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में इस लघु तिर्यकखंड को हटा दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, इस दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो दीर्घ तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल है ये कैसे आएगा, जब हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से AOB ये लघु तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल है ये घटा दें, तो घटाने के बाद जो बचेगा, यानी इतना पार्ट हम घटा दें तो क्या बचेगा, ये बाहर का पूरा दीर्घ तिर्यकखंड बचेगा। तो दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है ये कैसे ज्ञात करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे। तो लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, यानी जो क्षेत्रफल बचेगा वो किसका बचेगा, दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है वो बचेगा। तो ये होता है लघु तिर्यकखंड और दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और दीर्घ तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। फिर देखो, यदि हमें ए से बी की ये जो चाप की लंबाई है ये ज्ञात करनी हो, यहाँ पर थीटा क्या है, कोई कोण होगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार से। यदि हमें ये ए बी है, ये क्या है, एक चाप है, यदि हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसके लिए एक सूत्र होता है ए बी चाप की लंबाई का, और ये क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या होता है इसका इसकी लंबाई का सूत्र है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। यदि हमें ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये सूत्र लगा करके 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। फिर देखो, यदि हमें इस चाप की लंबाई दे दी गई हो जैसे L, और हमें त्रिज्या दे रखी हो R, और फिर हमें पूछ लिया जाए कि इस तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है ये क्या होगा, तो देखो यदि हमें चाप की लंबाई दे रखी हो और हमें क्या दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो, और हमें पूछ लिया जाए कि तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है ये क्या होगा, यदि हमें चाप की लंबाई दे दी जाए और क्या दे दी जाए, त्रिज्या दे दी जाए, और फिर हमें पूछ लिया जाए कि तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है ये क्या होगा, तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 L गुणा R, इस प्रकार से L और R को गुणा कर देंगे, चाप की लंबाई और त्रिज्या को गुणा कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो फिर क्या होगा हमारे पास तिर्यकखंड का है ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल कब आएगा, जब हमें चाप की लंबाई दी गई हो और त्रिज्या दी गई हो, फिर हम क्या करेंगे कि चाप की लंबाई और त्रिज्या को गुणा कर देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए वर्तखंड, कि वर्तखंड है ये क्या होता है। तो वर्तखंड क्या होता है, देखो जैसे ये क्या है, एक वर्त है, और ये क्या है, वर्त की जीवा है, जिसका नाम क्या है, ए बी है। तो ध्यान रखना है कि वर्त की जो जीवा होती है ये वर्त को 2 भागों में बांटती है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वर्तखंड। और ये जो छोटा भाग होता है उसको तो कहते हैं लघु वर्तखंड, और जो बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं दीर्घ वर्तखंड। ध्यान रखना है कि वर्त की जीवा है ये वर्त को 2 भागों में बांटती है, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं। और ये जो वर्तखंड हैं ये 2 होते हैं, जो छोटा होता है उसे बोलते हैं लघु वर्तखंड, और जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। तो हमें लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये क्या है, वर्त का केंद्र है, और वर्त के केंद्र से देखो यदि हम 2 त्रिज्या खींचे इस प्रकार से, तो ये जो भाग है पूरा, इसको ये जो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, थीटा। तो ये जो पूरा भाग है इसको तो बोलते हैं हम तिर्यकखंड, पूरे में बात करें हम इस प्रकार से, तो ये तो होता है तिर्यकखंड। तो हमें तिर्यकखंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और ऐसे त्रिभुज का ये क्या बन रहा है, एक OAB एक त्रिभुज बन रहा है। यदि हम इस पूरे तिर्यकखंड के क्षेत्रफल में AOB यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास ये भाग बचेगा इस प्रकार से, ठीक है, यानी क्या बचेगा, लघु वर्तखंड बचेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो
तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो माइनस में करेंगे। तो ध्यान रखना है कि OA है ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है, OB भी क्या है, वर्त की त्रिज्या है, ठीक है ना, क्योंकि वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है ये दोनों, तो ये क्या होंगी, वर्त की त्रिज्याएं होंगी। और ध्यान रखना है एक बात और कि ये जो वर्त त्रिभुज होता है, कोई भी हमें त्रिभुज दे रखा हो और जिसमें हमें दो भुजाओं की माप दे रखी हो कोई भी, ठीक है ना, और उसके बीच का हमें कोण दिया गया हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें हमें दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा, फिर गुणा में क्या आएगा, साइन थीटा जो हमें दे रखा है। तो ये होता है कि जब हमें त्रिभुज दे रखा हो और उसकी दो भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणा में साइन और जो कोण दे रखा है वो थीटा, इस प्रकार से। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है ये क्या होगा, देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये कैसे ज्ञात करना है हमें कि ये जो पूरा तिर्यखंड का क्षेत्रफल है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो होता है लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ये हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसमें पूरे में से हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये भाग बचेगा ओनली, यानी कि लघु वर्तखंड है वो बचेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें 1/2 गुणा r गुणा साइन थीटा ये आएगा, ठीक है ना। तो r को 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, r² हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं इसको, पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2, r को 8 से गुणा करेंगे r² साइन थीटा। तो ये किसका क्षेत्रफल है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है। हम क्या करेंगे कि जो तिर्यखंड का क्षेत्रफल है इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो किसका आएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। फिर हम बात करते हैं दीर्घ तिर्यखंड की, दीर्घ तिर्यखंड दीर्घ वर्तखंड, हम क्या याद करेंगे, दीर्घ वर्तखंड। और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि हम इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, वर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास कौन सा क्षेत्रफल आएगा, ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, पाई r² वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, और क्या होता है ये पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जिससे क्या आएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है ये इतना ही रहेगा। आप सभी को